नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HVBN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो जमीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 2 गुना ज्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिलर लगते हैं, 4 पिलर लगते हैं, उस पिलर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो वहीं इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अगुवाई करे, सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी SYL को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला। बात रखूंगा, परंतु मेरा आग्रह ये है क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है और गंभीर भी है मामला, क्योंकि अब जैसा प्रसिमन अभी 2026 के अंदर आएगा और 2026 के अंदर हमें अपने स्पेस की ज़्यादा की आवश्यकता है। हमारे पास स्पेस कम है और उस स्पेस के कारण से हमने अपना विधानसभा का दायरा बढ़ाना है और उसको लेकर के जो पीछे चर्चा चल रही है इसके ऊपर बैठ करके जो भी है सर्वदलीय हमारे सभी की एक मत होना चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर, क्योंकि राजनीति का प्रश्न नहीं है। मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि SYL का पानी हमारे किसान को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे। और आज उठ करके वहां के लोगों ने हमारे विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा सब इकट्ठे उसके अंदर बात करेंगे जो भी उसके अंदर। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के लघु सचिवालय में ई-दिशा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। 10 नवंबर को ई-दिशा कमेटी का गठन किया गया था और आज केंद्रीय मंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने करनाल पहुंचे। बैठक में 30 एजेंडे रखे गए थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक करना 3 महीने में आवश्यक होता है। मई में चुनाव के बाद जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है
वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे, तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे जिले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहां कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे ये प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल जिले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज्यादा मकान आने वाले हैं क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने यहाँ साझा बाजार की उद्घाटन किया था, आज योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने के बाद आज मैंने कही है कि उसके अंदर और कोटा कैबिन बना करके उसको डबल किया जाए और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंदय, नीलोखेड़ी, घरौंडा, वहां भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्ट है उस पर काम चालू है, वो भी जो है और पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार CSR के माध्यम से आज मैंने घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की जरूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और जिले को दिलाया जाएगा ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की जरूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल सके। एक बड़ी मशहूर कहावत है, दिए तले अंधेरा, जो हरियाणा के रेवाड़ी स्थित जिला सचिवालय की कार्यशाला पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिला सचिवालय में आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर सिलेंडर्स तो लगाए गए हैं, लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट देर से 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्हें रिफिल करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई। ठीक इसी तरह यहां आग बुझाने के लिए फायर बकेट्स भी लगाई गई हैं, लेकिन अधिकांश में पानी और मिट्टी ही नहीं है। व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें उसकी ड्यू डेट से 3 महीने पहले ही प्रक्रिया उसकी रिफिलिंग की आरंभ कर दी जाएगी ताकि समय रहते उसको रिफिल कर लिया जाए। सर, बैंक जैसे बड़े संस्थानों में भी आग जैसी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है और काफी नुकसान भी हो चुका है। ऐसे बहुत से सरकारी कार्यालय हैं जिनमें आज भी यही स्थिति है। क्या निर्देश जारी किए जाए सभी विभागों को? मैं एक ही निर्देश जारी करूंगा कि वो भी जैसे हम म्युनिसिपैलिटी में कर रहे हैं कि सभी फायर सिलेंडर की इफेक्टिवनेस चेक करवा रहे हैं, वो भी अपना करवा ले। इसके अतिरिक्त अगर सभी संस्थान नहीं करवाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट उनका किया जाएगा और फायर NOC विड्रॉ कर ली जाएगी अगर उन्होंने समय पे अपनी रिफिलिंग नहीं कराई या फिर बाकी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगाए तो। बहादुरगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में AQI लेवल 457 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में NGT की तरफ से निर्धारित ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से भी कदम उठाए गए हैं।
बोर्ड की ओर से बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूडी और एचएसआईडीसी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नियमों की अवहेलना किए जाने के लिए कराया गया है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद और हरियाणा विकास प्राधिकरण को लेकर भी प्रदूषण रोकने के लिए उचित उपाय नहीं करने के लिए नोटिस थमाया गया है। जी देखो, ये बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है। इन्होंने जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज होती है, NHAI, PWD, जिन पे जो पेनल्टी है वो डिसाइड किया है 10 लाख रुपए की, और HSIDC को भी फाइन लगाया है इन्होंने, और जो भी कंसर्न एजेंसी है उन सब पर इन्होंने एक्शन लिया है। HSVP और नगर परिषद को भी नोटिस दिया गया है? जी बिल्कुल दिया है। क्या नोटिस, किस वजह से? उनको जो भी वायलेशन पाई गई है उनके सराउंडिंग्स में, तो उनके रिगार्डिंग हमने उनको प्रोसिक्यूशन का नोटिस दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पराली पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के उद्योग पर्यावरण मंत्री राव नरबीर ने कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। NCR के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में AQI 774 पहुंच गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था, आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल रही है, सरकार ने ज्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है, किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूं, ना देखना चाहता हूं। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। 232 गांवों के किसानों ने गन्ने की बिजाई की है। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। बता दें कि किसानों के लिए गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह होता है। इस शुभ मुहूर्त में हवन कर पूर्ण आहुति के साथ शुगर मिल डायरेक्टर्स ने उसमें हिस्सा लिया। चेयरमैन और MD ने शुगर मिल के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। खुशी का माहौल है। 232 गांवों के करनाल के किसानों ने गन्ने की बिजाई की। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। 2250 किसानों ने, और आज बहुत ही, मैं कहता हूं, किसानों के लिए तो गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह से होता है। आज किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से, बहुत शुभ मुहूर्त में हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई। प्रदूषण के बढ़ रहे स्तर को देखते हुए भिवानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण ज्यादा है, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कई जिलों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि मौसम लगातार बदल रहा है, इसके साथ ही AQI भी खराब श्रेणी में आ गया है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब स्कूली बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो वहीं स्थिति काबू में आने के बाद दोबारा से स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। भिवानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए।
जिला भिवानी में लगभग 1200 के आसपास सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय है, जिनमें जो है तकरीबन 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है। उन सभी को जो है आराम देने के लिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं ग्रेड 4 की, उसमें बच्चों को जो है ये शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। पॉल्यूशन के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ठंड और पॉल्यूशन से बढ़ती बीमारी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन अशोक कुमार का कहना है कि पॉल्यूशन और सर्दी में अस्थमा, हार्ट पेशेंट और टीबी के मरीजों के लिए अस्पतालों में उनका इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलते मौसम में बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए बचाव करना बेहद जरूरी है। सीएमओ अशोक कुमार का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपने स्तर पर काम कर रहा है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ऐसा होता है कि सर्दियों में जब भी इस तरह का पोल्यूशन वाला मौसम बनता है तो जो सांस के रोगी होते हैं, छाती वाले जो रोगी होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि जो नेबुलाइजर वगैरह है, ऑक्सीजन है, इनकी व्यवस्था करवा देते हैं। जो मेडिसिन इनमें चाहिए होते हैं, ब्रोंकोडायलेट्स वगैरह, उनकी व्यवस्था करके करवाते हैं। और एडवाइस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये है कि खासतौर पर जो सांस के रोगी हैं, अस्थमा वाले, सीओपीडी वाले, या इनका जो चेस्ट डिजीज है, जिनको कैंसर हो गया, चेस्ट का हो गया, टीबी के पेशेंट्स हैं या पुराने टीबी के पेशेंट रहे हैं, उनके अंदर ये जो पोल्यूशन वाला जो वातावरण है, ये उनको ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसे में ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। इलाहाबाद जिले के भट्टू कला में सुरक्षा उद्देश्य से भट्टू कला रेलवे स्टेशन की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने गहनता से चेकिंग की। ये चेकिंग अभियान जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर लोग हैरान जरूर हो गए। इस दौरान आम जनता से अपील भी की गई। प्रशासन की ओर से संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर में आए तो उसे स्थानीय पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पलवल में एनएचएआई पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रोक के बावजूद नेशनल हाईवे पर अंडरपास निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बोर्ड के रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने मौखिक रूप से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बघोला गांव में बनाए जा रहे अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी और सीक्यूएम के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कार्य से वायु प्रदूषित हो रही है। सर, अपना सब टैंकर आया हुआ था, एक बार टैंकर हमने लगवा दिया है। अभी दोबारा फिर टैंकर फिर भरवाया है, अभी फिर दोबारा लगवा दे रहे हैं। ये जो जुर्माना हुआ आप पे, ये किन कमियों की वजह से जुर्माना हुआ एनजीटी की तरफ? हमारे सब कोई कमी नहीं थी। हमारा कल भी काम बंद था, कल भी हमारा काम बंद रहा और आज ही बंद है। तो जब तक एनजीटी लगेगी, जब तक हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी साइड में। और कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप? चौधरी कंस्ट्रक्शन से। सर, हम सब पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी अपने नहीं सर एक्टिव, हम तो इनको हथियार दे दी कि भाई अपना काम कोई बंद कर दो पूरा। प्रदूषण से बचाव के लिए जिला उपायुक्त के आदेश के अनुसार निजी और सरकारी स्कूल आगामी आदेश तक बंद किए गए हैं। बता दें कि प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जिला उपायुक्त के निर्णय लेते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। स्कूल बंद कराए जाने को लेकर शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे। लगातार प्रदूषण के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार कहना कि एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि जहां भी जिले में प्रदूषण के कारण स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, वहां तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश अपने निजी लेवल पर करा सकते हैं। तो उसको लेकर जिला उपायुक्त की ओर से पलवल जिले के तमाम निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को यानी कि 20 तारीख यानी कि कल से
तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा तक के तमाम बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और साथ के साथ आदेश भी जारी किए गए प्रदूषण से बचाव के लिए। इन आदेशों का सभी को पालन करना होगा। तो उसको लेकर अब आगामी आदेश तक, जब तक आदेश आगे नहीं मिल जाते तब तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि लगातार प्रदूषण के कारण सभी बच्चों को सुबह स्कूल आने और जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके कारण अभिभावक भी काफी चिंता में थे कि किस तरह से बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता। तो उसको लेकर अब जिला आदेश, जो आदेश मिले हैं उसके तहत तमाम निजी स्कूल और प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उन्हें कल से लगातार बंद रहेंगे। जब तक आदेश जारी नहीं होते तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। रतिया चेयरमैन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ 17 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपने एफिडेविट दिए हैं। इनमें से 16 सदस्य डीसी से मिलने फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, तो वहीं डीसी ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जानकारी के मुताबिक रतिया ब्लॉक समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा समर्पित है। नापा ने जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की तो वो भी उनके पीछे कांग्रेस के खेमे में चले गए थे। ब्लॉक समिति के कुल 22 में से 16 सदस्य डीसी से मिलने आए। पंचायत समिति के चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ 16 मेंबरों ने एफिडेविट दिए जी। सभी मेंबरों का यही कहना है कि वो अपना अविश्वास हो चुके हैं और अब हम 16 मेंबरों ने मिलके आगे नए चेयरमैन का डिसीजन ले रहे हैं। कितने मेंबर हैं आपकी समिति में? कुल 22 मेंबर हैं, जिनमें से 16 आज यहाँ हाजिर है। 17 मेंबरों के एफिडेविट थे, एक शिकानवश से आ नहीं पाया। तो क्या जवाब दिया है डीसी ने आपको? उन्होंने जल्द से जल्द फाइल लगा दी है और जल्द से जल्द बोले इस बारे में काम करना शुरू करें। 16 मेंबर ब्लॉक समिति रतिया से मैडम डीसी साहब के पास पहुंचे, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन से केवल कृष्ण मेहता जी वो अपना काम करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपना हमारे सभी मेंबरों से विश्वास खो दिया और हम सब मिलकर आज डीसी साहब से यही मांग की है कि उनको बर्खास्त किया जाए। हमारा जो प्रस्ताव है इस पर विचार किया जाए ताकि इन सब भाइयों का और जो हमारी आज बहनें आई हैं, ताकि हमारी आने वाले गांव में जो कामकाज है वो रुके ना, पंचायत समिति का काम आगे बढ़े। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन